सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप लोग का आज क्लास जो है, कल तक हमने जो क्लास जो किया था उससे आज आगे हम क्लास करेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपकी आज क्लास होगी। और आशा करते हैं कि आज जो है ब्रिटिश क्राउन जो है खत्म हो जाए। हम जो क्लास जो हम लोग कर रहे थे उसमें था भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या था? भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें क्लास जो आज होगा, आज आपका 4th क्लास हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो क्लास जो कर चुके हैं शुरुआती से लेकर के आपको रूल अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जो है आज हम लोग जो क्लास करेंगे रूल अंडर ब्रिटिश क्राउन। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि उसको आप लोग रिपीट भी किए होंगे और पढ़े भी होंगे। तो निश्चित तौर पर जो है हम चाहेंगे कि आप लोग उसको बढ़िया से फॉलो करिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। बस 2 मिनट आप लोग से बात कर लिया जाए। आप सभी को जय हिंद, जय हिंद। सभी लोगों को जय हिंद, मेरे तरफ से जय हिंद, मेरी टीम की तरफ से भी जय हिंद। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट्स करेंगे, निश्चित तौर पर उसका सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे। ठीक है, जिसका आपको लिंक नहीं खुल रहा होगा निश्चित तौर पर जो है हम उसको आपको वीडियो जो प्रोवाइड करवा देंगे एप्लीकेशन के थ्रू। जो है आप लोग का क्लास जो है 1 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 अगस्त से क्लास हम लोग देखेंगे और उसमें आपको और भी बेहतरीन तरीका से सब प्लेलिस्ट वगैरह बन जाएगा। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका मान लीजिए 3 सेक्शन है, मॉडर्न है, एंसेंट है ना, मेडाइवल है। रोहित कुमार टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, व्हाट्सअप करेंगे उस नंबर पर। क्यों नहीं टेस्ट दे पा रहे हैं? टेस्ट तो आपका 10 टेस्ट हो चुका है, 10 टेस्ट हम लोग लाइव कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो है आपको किसी भी तरह का अगर मान लीजिए कोई तरह का अगर प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो निश्चित तौर पर आप उसको व्हाट्सअप करिएगा। तो आप लोगों का क्लास जो है कि 3 क्लास, इसमें 3 क्लास हमने लिया है ना। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में 3 क्लास आप लोग का कैसा लगा था, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो नोट्स भी बना करके भेजे थे और बहुत लोग लगता है कि नहीं भेज पाए हैं। जो आपको 50 जो टेस्ट जो देंगे आपको, दैट इज वेरी इनफ। वो आपको टेस्ट जो है उतना से ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसका डिस्कशन भी हम लोग नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग का जो सॉल्यूशन जो है मैथ और रीजनिंग वाले सर जो है मैथ रीजनिंग करा देंगे। उसके बाद हम जो है आपको जीएस पोर्शन जो है आपको जितना भी 50 क्वेश्चन है और 25 साइंस है, तो साइंस वाले सर भी 25 क्वेश्चन करा देंगे। और नहीं तो हम जो है टोटल आपको मैंने जीएस ले लेकर के साइंस तक आपको हम ही करवा देंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं होता है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड लॉर्ड जो जोड़ा जाता है सब में। सर, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का जनक और इसकी शुरुआत का कब और किसके द्वारा हुआ, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी की क्या भूमिका था? सर प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए। आईसीएस के बारे में आप लोगों को बताए थे ना, आप लोगों को 1853 का जो चार्टर एक्ट जो बना था, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें 24 मेंबर जो हुआ करते थे उसमें 6 मेंबर को हटा दिया गया। तो अब सिर्फ और कितने बचते थे आपको? 18। ठीक है,
तो उसमें आपको एग्जामिनेशन जो आईसीएस जिसको बोलते हैं, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं, वो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे, लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में। तो 1853 से लेकर के 1922 तक, ये तो कल ही आपको बताए थे, 1853 से लेकर के 1922 ईस्वी तक जो है आईसीएस का जो परीक्षा का जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था वो लंदन में किया जाता था, ठीक है ना। और पहली बार जाकर के आपको 1923 ईस्वी में जाकर के उसका जो है आईसीएस की परीक्षा जो ऑर्गेनाइज किया होगा दिल्ली में किया गया। पहले हमारे आईसीएस अधिकारी जो बनने वाले कौन थे, आईसीएस तो सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी का नाम सुने होंगे, बर्मेचंद बनर्जी का, ठीक है ना। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब जो है तो उन्होंने भी जाकर के एग्जाम दिया था, ठीक है ना, उन्होंने भी एग्जाम दिया था, एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन पहली जो नाम जो आता है उसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर का ही नाम आता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। वारेन हेस्टिंग्स बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बोलिए चाहे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बोलिए, एक ही नाम है, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, दैट इज रॉन्ग। आपके पढ़ाने का तरीका का हम फैन हैं, फैन ही नहीं बनना है, आगे चल के कूलर भी बन जाओगे आप लोग, अभी तो मेरी शुरुआत ही है। जैसे सर फिजिक्स का, बायोलॉजी का पोस्टमार्टम वीडियो लाए हैं, उसी तरह केमिस्ट्री का भी वीडियो लाइए, जिससे सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल ला देंगे, बिल्कुल बता देंगे। कल जो है इंडियन पॉलिटी का पोस्टमार्टम किए हुए थे, उसमें 3 सेक्शन बताए थे, जिसमें एक सेक्शन जो है जिसमें आपको बता दिए थे, और उसमें 12 जो अनुसूचियां तो उसके बारे में बता देंगे, और उसके बाद जो है आपको पूरे भारत का संविधान का निचोड़ जो है उसको बता देंगे। तो आधा तुम सबका आर्टिकल्स याद हो जाएगा, ज्यादा ही याद हो जाएगा, क्योंकि सबका सब जो है हम आपको दे। 1922 में इलाहाबाद गलत है ना सर, इलाहाबाद हम कहाँ बताए हैं, आप लोग अपना इलाहाबाद लिख रहे हैं, बोलिए आप लोग इलाहाबाद लिख रहे, हम कहाँ बताए हैं। हमने तो कहा कि आपको जाकर के 1853 से लेकर के 1922 ईस्वी तक आईसीएस परीक्षा का ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया वो जाकर के लंदन में किया गया था, और पहली बार भारत में, दिल्ली मेन सेंटर था ना, इलाहाबाद क्या था बताइए, इलाहाबाद क्या था जो जाकर के 1923 में होगा। तो जाकर के 1923 में पहली बार जो है आईसीएस परीक्षा का ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया है ना, ऑर्गेनाइज जो किया गया, तो निश्चित तौर पर जो ऑर्गेनाइज जो किया था वो दिल्ली में किया गया था, ये कहने का मेरा मतलब है। सुरेश श्रीवास्तव घबराइए नहीं, आपकी पढ़ाई की ही बातें होती हैं, यहाँ पर जो भी हमने बात जो करते हैं या किए हैं सब पढ़ाई से रिलेटेड ही बात होता है। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई एकदम सीरियसली रूप से नहीं करना है, ज्यादातर सीरियसली रूप से पढ़ाई आप करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे पढ़ाने के अंदाज बहुत है, ठीक है, अलग है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे देखते हैं कि सर 1.5 घंटा का क्लास हुआ और 1.5 घंटा में सिर्फ और सिर्फ जो है 15 मिनट जो है 20 मिनट बकवास हुआ, लिखता है लोग। अरे वो बकवास नहीं है, वो लाइफ का पार्ट है। जैसे आप खाना खाते हो, आप अच्छी खाना खाते हो, गए रेस्टोरेंट में गए खाना खाए और उसमें आपको पानी नहीं मिलेगा तो सारा खाना क्या है, बेकार है, तो टेस्ट जो है, मजा जो है गड़बड़ा जाएगा। उसी टाइप से जो आपको पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का मतलब है कि आपको पूरा सीरियसली अगर पढ़ाएंगे कि लिखो बच्चों, पढ़ो बच्चों, ये करो बच्चों, तो उसमें आपका माइंड में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, घुस ही नहीं पाएगा, वो फ्लो में आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो है पढ़ाने का जो है बिल्कुल जो है अंदाज है, अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए आप कभी भी इस पर जो है कटाक्ष और कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप लोग, आप ऐसा तो नहीं हो कि आप हमसे पहली बार जो है कि क्लास आप लोग कर रहे हो, पहली बार की हो आप लोग, ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स से आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा तो हम नहीं मान रहे हैं कि आप सिर्फ पहली बार में हमसे क्लास आप कर रहे हैं। क्लास तो आपको जो किए होंगे, जो भी आपको ऑफलाइन क्लास में टीचर जो पढ़ाए होंगे, तो उसमें आप लोग पढ़ते भी होंगे, देखे भी होंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हमारी पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है, और ये स्टाइल आपको क्या, दिल्ली के लोगों की पसंद आती है, और दिल्ली के लोगों की क्या, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो आपको भारत का नंबर 1, 2 जो देखते होंगे कि लोग जो पढ़ाता है, लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल पर चाहे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाता है, उन सभी का हमारे पास स्वागत करता है लोग, हमारा जो है कि वेलकम करता है लोग, और बहुत प्रेशर भी देता है कि आप मेरे चैनल पे पढ़ाइए। लेकिन आप लोगों से प्यार है, मोहब्बत है, कहीं भी किसी भी चैनल पर पढ़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशन ई गुरुकुल पे ही हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार जो है कि जीएस पढ़ रहे होंगे, तो हम उनका स्वागत है। ठीक है, ये हम 0 लेवल से आप लोगों का हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और निश्चित तौर पर जो है आपका ओके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, बात करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने खत्म किया था भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास 3। आज हम लोग क्लास 4 में क्या पढ़ेंगे, ये आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग रूल अंडर ब्रिटिश क्राउन, है ना। ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है जाकर के जो शासन प्रणाली, पहले जो हम लोग क्या पढ़ते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो देखते थे जो भी व्यापारी के एकाधिकार जो होता था वो धीरे 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 अब समाप्त होता चला गया। ठीक है, अब आगे चल करके ये कहा गया कि नहीं, अब हम लोग यहाँ पर व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक शासन पद्धति चलाएंगे। 2 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। तो अंतिम जो है आपका गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जो है अंतिम कौन था, यहां पर लिख लीजिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल मिला आपका कौन मिला, लॉर्ड कैनिंग मिला। मिला ना बाबू, लॉर्ड कैनिंग मिला। और यहां पर जो है जाकर के अब 1858 जो आप जो देख रहे हैं, 1858 ईस्वी का अधिनियम जो देख रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे क्या लाया जाएगा, वायसराय, है ना। बात समझे ना, क्या लाया जाएगा, वायसराय लाया जाएगा। अब गवर्नर जनरल के पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो भी बोलेंगे क्या बोलेंगे, वायसराय। ठीक है, कि कोई दिक्कत। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही रिवोल्ट ऑफ 1857, आई मीन टू से डेट 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। पता है ना आपको, 1857 ईस्वी का विद्रोह। इसमें से हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको पूछता है, लेकिन अभी हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है रिलेटेड हिस्ट्री जब जहां जहां भी आएगा तो उसके तौर पर जो हमको निश्चित रूप से उसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल समझ में आ गया होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। भारत का प्रथम न कह करके बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स को याद करते हैं। वही जाकर के 1833 के चार्टर एक्ट कर जाकर के भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और अंतिम जाकर के गवर्नर जनरल हमको कौन मिला, लॉर्ड कैनिंग मिला। और यहां से गवर्नर जनरल को पोस्ट को हटा दिया गया, अब कर दिया गया क्या, वायसराय। तो थोड़ा सा आपको चर्चा करते हैं 1857 के विद्रोह पर। कभी सीरियसली नहीं पढ़ना है, लाइफ को एकदम इंजॉयफुल करके पढ़ो। आप लोग 6 महीना पढ़ो ना, आप लोग 6 मंथ में आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरी क्वालिटी क्या है। अठारह सौ 93 में आईसीएस परीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में प्रारंभ किया गया था। वो लॉर्ड रिपन के समय में बात हो रहा है ना, वो बात नहीं हो रहा, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की। जब वहां पर पहली बार, जैसे आउट ऑफ कंट्री में, ठीक है ना, आउट ऑफ कंट्री में जाकर के हुआ करता था। लॉर्ड रिपन के समय पहली बार 1893 में आईसीएस परीक्षा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में प्रारंभ किया गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं 1857 की रिवोल्ट के बारे में, 1857 की विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम जो बना था, तो महारानी विक्टोरिया को जाकर के भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। ठीक है, उस तो हो गया 1858। उसके पहले हम लोग चलेंगे 1857 पर, 1857 के विद्रोह पर चलेंगे। 1857 ईस्वी में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक विद्रोह जो शुरू हुआ था, उसी को हम लोग बोलते हैं 1857 का विद्रोह या रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये भी ध्यान रखें कि यह हम सब जानते हैं कि पूरी तरह से जाकर के विफल हो गया था। कौन, 1857 का विद्रोह। क्यों विफल हुआ था, क्योंकि यह जो रिवोल्ट जो स्टार्ट जो होना था वो 31 मई को स्टार्ट होना था, लेकिन ये पहले ही जाकर के 10 मई 1857 को जाकर के विद्रोह जो है ना, स्टार्ट हो गया था। और स्टार्ट होने के बाद जो है कि जाकर के जितनी भी जगह जगह, चूंकि अंग्रेज लोग ब्रिटिशर्स लोग थे, ये लोग चाहता था
कि जो भी यहाँ पर जो राजतंत्रात्मक जो व्यवस्थाएं थी, जो लोग थे, जैसे हमारे बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, झांसी की रानी का भी नाम सुने होंगे, तात्या टोपे का भी नाम सुने होंगे, नाना साहब का भी नाम सुने होंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे। जो क्या हुआ ना कि ये लोग देखिए 31 मई से आपको स्टार्ट करना था, स्टार्ट हो गया 10 में से। हुआ यूं कि ये जो मूवमेंट था सबको मिल करके लड़ना था अंग्रेजों के अगेंस्ट में। लेकिन हुआ यूं कि जाकर के पार्टिकुलर जगह पे जाकर के ये लोग क्या किया कि इसका जो है कि ऑर्गेनाइज किया। और इसी अंग्रेजों लोगों का सबसे बड़ी जो है पावरफुल कह सकते हैं या जीतने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये लोग जो था, जो रिवोल्ट जो कर रहे थे, ये लोग जाकर के टुकड़ों में बंट गए थे। बात तो समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए सपोर्टेड कि 500 सासाराम में हल्ला कर रहा है, 500 बक्सर में हल्ला कर रहा है, 500 पटना में हल्ला कर रहा है, 400 आरा में हल्ला कर रहा है, तो सब लोग छोटे छोटे टुकड़ों में हल्ला कर रहा है या लड़ाई कर रहा है। लेकिन वही लोग अगर एक जगह अगर मिल करके रिवोल्ट करता है तो अंग्रेजों की दुर्दशा कुछ और होती, उस अंग्रेजों का इतिहास कुछ और होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो आसानी से जाकर के इस विद्रोह को अंग्रेज द्वारा जो है नियंत्रित कर लिया गया था। एक जगह अगर ये लोग जाकर के नियंत्रण होकर के अगर मूवमेंट करता तो अंग्रेजों की इसमें बुरी तरह से उसका हार होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी एक साथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1857 की विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों का अंतिम जो है मुगल बादशाह, जिसका अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, है ना। इस रिवोल्ट का कह सकते हैं कि प्रमुख नेता इसी को जाकर के लोग मान लिया था, यानी कि बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर को जाकर के मुगल अंपायर घोषित भी कर दिया था। मुगल अंपायर क्या किया था, घोषित भी कर दिया था, है ना। किसके द्वारा कर दिया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था, है ना। उसके बाद जो है कि बहादुर शाह जफर को क्या हुआ कि लोग गिरफ्तार कर लिया। कौन, अंग्रेजी लोग गिरफ्तार कर लिया और बर्मा में जाकर के इसको जो है कैद करके रखा था। बर्मा जैसे नाम सुने, उस समय बर्मा की राजधानी थी रंगून, है ना। गाना आप लोग सुने होंगे, पिया गए रंगून वहां से किए टेलीफोन, एक तो गाना था ना। ओके, तो हुआ यूं कि जाकर के बहादुर शाह जफर को जो है क्या किया कि इसको बर्मा भेज दिया, ठीक है। और जाकर को बर्मा भेज करके उसको नजरअंदाज भी कर दिया, तो गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ठीक है। और औपचारिक घोषणा कर दिया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अब नहीं होगी, सिर्फ महारानी विक्टोरिया का शासन अब चलेगा। बात समझ में आ रहा है। औपचारिक रूप से घोषणा कर दिया कि किसने, ब्रिटिशर्स लोग ने कर दिया, है ना, कि अब जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है भारत में नहीं चलेगा। अब किसका शासन चलेगा, तो महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। महारानी विक्टोरिया का नाम सुने ही होंगे, है ना, क्योंकि भारत की महारानी जो थी, भारत की महारानी कह सकते हैं, साम्राज्ञी कह सकते हैं, वो महारानी विक्टोरिया ही थी, है ना। तो अभी तक जो हम लोग जो है कि कंपनी रूल यहाँ पर जो शासन जो कर रही थी, कंपनी रूल शासन कर रही थी। अब क्या होगा कि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन अब शासन शुरू करेगा। तो 1858, ठीक है। तो 1858 के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बता दीजिए। तो लिखेंगे पहला जो हमारा 1858 का अधिनियम लिखा हुआ है ना। फर्स्ट में आपका आता है 1858 का अधिनियम, इसको नोट कर लेंगे और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। 1858 के बाद 1861 का आता है ना। तो पहला पॉइंट आपको लिख लेंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की प्रिंसेस कह सकते हैं या कह सकते हैं भारत की साम्राज्ञी, है ना, घोषित किया गया। अब यही जाकर के भारत की साम्राज्ञी जो घोषित किया था महारानी विक्टोरिया को, अब क्या करेगी कि वहां से जाकर के आपको वायसराय, माने उसका प्रतिनिधि जो है वहां से भारत में आएंगी और प्रतिनिधि आकर के यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, शासन चलाएंगे। कहने का हमारा मतलब यही है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वायसराय, होता है ना बाबू, बोलो। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं, समझते चलेंगे तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा।
अब क्या होगा, यहीं से जाकर के गवर्नर जनरल को पोस्ट को खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल के स्थान पर अब क्या आ गया, वायसराय। क्या आ गया, वायसराय। तो वायसराय का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंसेज नहीं है। व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वायसराय? कोई डिफरेंसेज नहीं है, लेकिन डिफरेंसेज केवल नाम में चेंजिंग है और काम में थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल क्या होता था कि वो लोग यहाँ पर व्यापारिक अधिकार के साथ साथ प्रशासन चलाते थे, शासन चलाते थे। लेकिन अब हुआ कि नहीं, इस जाकर के 1857 का विद्रोह जो एक निर्णायक विद्रोह हुआ, उसमें अंग्रेजों को सफलता भी मिला था और बहुत सारे लोगों की जाने तक गई थी। बहुत सारे लोग पढ़े भी, जब हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्ट जब 1857 का, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो वही जाकर के महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के बाद जो है, अब वहां पर महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि के रूप में भारत में आएगा कौन, वायसराय आएगा। और वही वायसराय जो है जाकर के आपको प्रशासन चलाएगा, शासन चलाएगा। कोई दिक्कत बोलिए। लिख लेंगे 1 नवंबर 1858 को, लिखते चलेंगे 1 नवंबर 1858 को महारानी के घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र राकेश कुमार बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कि 1857 के विद्रोह में जितने भी लोग थे भारतीय, अपना अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए जाकर के लड़ता था लोग, और वही अगर एकजुट होकर के अगर मान लीजिए कि रिवोल्ट करता, विद्रोह करता अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज लोगों का उस समय कहानी कुछ और होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पल्लवी बोल रही है, पल्लवी रंजन की वायसराय का पोस्ट किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया का ही प्रतिनिधि, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है। अब वहां से जो भी आपको हाउस ऑफ कॉमन्स एंड ब्रिटेन से जो आएगा, यहां पर क्या कहलाएगा, वायसराय कहलाएगा। ठीक है, आप ग्रेट हो सर जी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की विद्रोह की पहली गोली चलाई बैरकपुर छावनी में। ये विद्रोह ही करना था 31 मई को, 31 मई को ये विद्रोह करना था, लेकिन ये लोग 10 मई को ही जाकर के रिवोल्ट कर दिया। जी सर। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी का घोषणा पत्र को जाकर के पढ़ा गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो महारानी का जो घोषणा पत्र था, जो महारानी आपको बता, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है ना, 1 नवंबर 1858 महारानी लिख देते हैं, महारानी का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था, मिंटो पार्क, मिंटो पार्क इलाहाबाद में है। घोषणा पत्र होता था पहले जो है कि पत्र घोषणाएं जो होती थी जाकर सार्वजनिक किया गया कि अब जो है कि गवर्नर जनरल को पोस्ट को हटा दिया गया और सारे के सारे पोस्ट को हटा करके उसके बाद जो है कि एक नया पद का सृजन हुआ, उसी को हम लोग वायसराय बोलेंगे। इससे इसमें कहने का मतलब है कि जितने भी अधिकार थे सारे की सारे अधिकार जो है जाकर इस घोषणा पत्र में जाकर के आपको घोषित कर दिया गया। ठीक है, सारे के सारे अधिकार। नोट करते चलेंगे। ठीक है, एक इस एक्ट के तहत जो भारत का एक राज्य सचिव होगा, एक नए पद का सृजन किया गया, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, तो सही इसका आंसर होगा 1858। क्या होगा, 1858। तो नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव है ना। अब यहां पर एक नए पद का सृजन हो गया, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, एक नए पद हमको मिला, भारत का एक राज्य सचिव भी होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे आगे चल के, है ना। जैसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, नाम सुने हो ना। इसी में जाकर के अधिनियम में कहा गया था कि जाकर के एक सचिव का पद का सृजन होगा, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, मिंटो पार्क में बाबू पढ़ा गया था इलाहाबाद में, और इसमें ही जाकर के सारी की सारी जो औपचारिक जो घोषणाएं जो है जाकर के कर दिया गया था। हो गया, ये था 1858। लिखेंगे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला जो लिख लेंगे 1861 ईस्वी का अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको बोलते हैं 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, काउंसिल एक्ट। एक्ट मतलब होता है आपको अधिनियम। ओके, 1861 में क्या हुआ था? 1861 में सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट आपको बता रहे हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जेम्स विल्सन का नाम सुने होंगे, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन द्वारा सबसे पहली बार जो है जाकर के भारत का बजट पेश किया गया था, नोट कर लीजिएगा। जेम्स, वीवीआई क्वेश्चन, जेम्स विल्सन, इसी एक्ट के द्वारा तहत जो है जेम्स विल्सन द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। जेम्स विल्सन द्वारा भारत का पहला जो है बजट जो है जाकर के पेश किया गया। कब किया गया था? 1860, 1860 में। भारत का हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि विश्व में पहली बार जो है बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो रॉबर्ट वालपोल का नाम सुने होगा, रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल जो है वही जाकर के ब्रिटेन का पहला जो है प्रधानमंत्री था। ठीक है ना, तो उसको भी लिख लेंगे विश्व में, वर्ल्ड में लिख लेंगे, विश्व का लिख लेंगे। विश्व में पहली बार बजट किसने पेश किया, उसका सही आंसर होगा रॉबर्ट वालपोल। ओके, रॉबर्ट वालपोल। कहां पर? ब्रिटेन। लिखते चलेंगे, रॉबर्ट वालपोल, ब्रिटेन। यस यस यस, आ रहे हैं, इनकम टैक्स पर आ रहे हैं बाबू। भारत का प्रथम जो सचिव था चार्ल्स वुड्स था, सही बात है, लिख लेंगे। एक्ट में जाकर के आपको जो है कि सचिव का पद का जो सृजन जो किया गया था, सचिव के पद का उसका सृजन जो किया गया था, तो उसका नाम था चार्ल्स वुड्स। चार्ल्स वुड आ रहे बाबू, इनकम टैक्स में आ रहे हैं, उड़ाने की बात नहीं है। चार्ल्स वुड। इनकम टैक्स का फादर जो है आपको लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस समय जो है भारत का हमारा वायसराय था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। लिख लेंगे फादर ऑफ इनकम टैक्स, लिख लीजिए फादर ऑफ इनकम टैक्स लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है फादर ऑफ इनकम टैक्स। धीरे धीरे लिखते चलिए, एकदम स्लो स्लो में, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से, तभी जाकर के आप आगे हम लोग और समझ में आएगा। फादर ऑफ इनकम टैक्स किसको बोलते हैं? लॉर्ड कैनिंग को बोलते हैं। हो गया। जैसे आप लोग देखते हैं आईपीसी की धारा, देखते हैं ना आप लोग, भारतीय दंड संहिता,
ज्यादातर जो है कि कोर्ट में या लॉ के बुक में इसका यूज किया जाता है। उसको बोलते हैं इंडियन पैनल कोड। क्या बोलते हैं? इंडियन पैनल कोड। लिख लेंगे। 1861 ईस्वी में आईपीसी की शुरुआत हुआ था। 1861 आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता उसको बोलते हैं। 1861 आईपीसी का शुरुआत जो हुआ था आपको जाकर के 1861 में हुआ था। दिक्कत इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है आपको 1861 का अधिनियम के तहत जो है इसमें जाकर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया। जो भी हमारा भारत का जो वायसराय था, वायसराय जो हुआ करता था, इसी अधिनियम के तहत जो है जाकर के क्या दिया जाता था? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है ना? अध्यादेश समझते हैं? नहीं समझते? समझ लीजिए। 1861 इसी अधिनियम के तहत जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना? अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के तहत हो गया। तो अध्यादेश है क्या, ये किसको दिया गया था? तो सही इसका आंसर होगा वायसराय। जैसे आप लोग देखते होंगे अभी, है ना? अभी हमारे चले जाएंगे इंडिया में, चले जाएंगे करंट में चले जाएंगे तो राष्ट्रपति का पावर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति का। आर्टिकल कितना में है? 1, 2, 3 में। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, है ना? और यही चले जाएंगे, मान लीजिए स्टेट में चले जाएंगे, है ना? राज्यपाल, राज्यपाल की पावर है, शक्ति है आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना में है? तो 213। 123 नहीं बन गया 213, तो दोनों याद हो जाएगा। 123 और 213, बीच वाले को पहले ला देना है, उसके बाद बन जाएगा। 1861 के ईस्वी के अधिनियम के तहत भी भारत में वायसराय को पहली बार जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। जैसा कि अभी करंट में आप लोग देखते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया जाता है। कितना में अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 123 हो जाएगा राष्ट्रपति का, और 213 हो जाएगा आपका राज्यपाल का। कोई दिक्कत? तो यहां तक किसी को दिक्कत बताएंगे? नोट्स बहुत सारे बच्चे नहीं बना रहे हैं, बहुत थोड़ा सा अंदर से तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, रिपीट कर दें। सोनाली सिंह कश्यप, क्वेश्चन आपसे आएगा कि इनमें से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया? तो सही उसका आंसर होगा 1861 ईस्वी का अधिनियम। ठीक है, अब चले जाएंगे करंट में। देश की आजादी के बाद जो है, जो हमारा आर्टिकल्स जो बना था, संविधान जो बना था, उसमें भी राष्ट्रपति को पावर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि देखते होंगे आप लोग, जैसे पार्लियामेंट देख रहे हैं ना, पार्लियामेंट, तो आप लोग पढ़े भी होंगे। दैट इज वेरी सिंपल कि इसका सत्र जो चलना चाहिए कम से कम जो वर्ष में 2 बार चलना चाहिए। ठीक है, वर्ष में कितना बार? 2 बार, और दोनों के बीच का अंतर जो 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति के पास पावर है 1, 2, 3 अनुच्छेद 123, जिसमें अध्यादेश जारी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल में चले जाएंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं राष्ट्रपति का जो पावर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति का, वो आपको अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल का जो पावर है जो जाकर कितना में? 213 में है। ये कहने का मेरा मतलब हुआ। समझा गया कश्यप? बोलो। ऑर्डिनेंस पावर जी। शिल्पी भारती बनाती हो तो सिर्फ सेंड नहीं करती हो, बताओ आप। बोलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, इसका मतलब समझ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट का मतलब ये हुआ कि इनमें से किस अधिनियम के तहत जो है जाकर के पहली बार जो है विभागीय, है ना, विभागीकरण किया गया। विभागीकरण मतलब विभाग बनाया गया कि कौन कौन सा विभाग कौन कौन सा काम करेगा। जैसे आपका आईटी जो है, इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है,
है ना। लैंड एंड रिफॉर्म्स क्या आपका डिपार्टमेंट है, ग्रामीण क्या आपका एक डिपार्टमेंट है ना। मान लीजिए जहाज रानी का नाम सुन, जहाज रानी मंत्री तो क्या एक डिपार्टमेंट है। तो इसी एक्ट के तहत जो है लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि नहीं, हमारे यहाँ देश में जो विभागीकरण भी होना चाहिए, मतलब विभाग होना चाहिए, ठीक है। तब न जाके पता चलेगा कि कौन सा विभाग का कौन सा काम है। तो नोट कर लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, आई मीन टू से दैट कि विभागीकरण किया गया, इनमें से किस अधिनियम के तहत जो है विभागीकरण किया गया। सही उसका आंसर लिख लीजिए, विभागीकरण। इनमें से किस अधिनियम के तहत जो है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बताते चल रहे हैं। इनमें से किस अधिनियम के तहत जो है जाकर के विभागीकरण किया गया, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, आई मीन टू से दैट 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इधर है ना, यहाँ तक बोलिए। उसको बंद कर दीजिए, उसको कोई दिक्कत। इसी अधिनियम के तहत जो है जाकर के कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन तीनों में जाकर के उच्च न्यायालय की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना भी किया गया था। याद है ना, नहीं याद है बोलिए। इसको भी नोट कर लीजिए। 1861 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो आप भारत में देखते होंगे, जैसे मद्रास हो गया, बंबई हो गया और बंगाल यानी कलकत्ता हो गया। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में बंबई, चूंकि बंबई तो है ही, है ना, बंगाल मतलब कोलकाता, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में पहली बार जाकर के हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से किस अधिनियम के तहत जो है भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो सही उसका आंसर होगा आपका 1861 ईस्वी के अधिनियम, और क्या हो जाएगा, ईस्वी पूछेगा तो 1862 होगा। सब लोग नोट्स बनाइए और सब लोग क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, और आप लोग के पास बहुत सारे बुक्स जो है, उस बुक्स को भी आप लोग देखिए कि क्या वो सही है और क्या गलत है, और कितना आपको जो है डिफरेंसेस हम पढ़ाए हैं। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे अभी बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, आई मीन टू से दैट जो विभागीकरण जो किया गया था उसमें कौन सा आयोग के तहत, पोर्टफोलियो आयोग, नोट कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो आयोग के तहत जो है, यहां पर देते हैं, ये कमीशन है, आयोग है, आयोग पढ़ते हैं ना, पोर्टफोलियो आयोग के तहत जो है जाकर के भारत में जाकर के विभागीकरण किया गया था। किसके समय में किया गया था, इस समय हमारे भारत का जो वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए ये हमारा कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 19th सेंचुरी चल रहा है, 19वीं शताब्दी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलिए। इस पीरियड में देखते होंगे जैसे कि बहुत सारे देखते होंगे, जैसे कल्चर यहाँ पर जो था, जैसे सामाजिक था, धार्मिक था, राजनीतिक था, ठीक है ना। तो इस पीरियड में कहोगे कि बहुत अच्छे हमारे भारत में जो है लीडर भी बन गए, बहुत अच्छे लीडर। अब देखिए यहाँ पॉलिटिक्स कैसे शुरुआत होता है, और भी राजनीति यहाँ कैसे शुरुआत होती है। हमारे भारतीयों में एक पुनर्जागरण हुआ, माने अच्छे समाज में कैसे ऐसे काम हो, और ऐसे लोग जो है हमारे समाज में उभर करके आए। अब अंग्रेज लोगों का मोनोपोली क्या था कि जो भी ब्रिटिशर्स जो लोग थे, उन लोगों का मोनोपोली यही था कि जो भी अगर भारतीय लोग हैं, या तो पढ़े लिखे हैं या समाज में उसका प्रभुत्व हो, तो वैसे लोगों को क्या करता था, ये लोग चंगुल में फंसाना चाहता था, और वैसे लोगों को चंगुल में फंसा करके हमारे भारतीयों पर और जो है दबाव डलवाता था। तो उस समय क्या था, सामाजिक भी कारण था, सामाजिक जिसे जानते हैं, समाज जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब जो 19th सेंचुरी में जो है एक बहुत जो है कि एक अलग तरह की क्रांति आई थी कि नहीं आई थी, बोलिए। तो धार्मिक भी आई थी,
सामाजिक भी आई थी, राजनीतिक भी है। राजनीतिक का मतलब कि बहुत सारी जो हम लोग का पार्टियां जो बनी थी, जैसे हम लोग को पहले हम पढ़ा चुके हैं कि 1885 से पूर्व भारत में जितनी भी संस्थाएं थी, जो पार्टियां थी, उसके बारे में आपको पढ़ाए थे, ठीक है कि नहीं। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब आया। उसके बाद देखते हैं सामाजिक कारण। समाज से राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किए, विधवा सॉरी आप उनके द्वारा सती सिस्टम जाकर के प्रारंभ किया गया था, यानी कि सती प्रथा का जाकर के उनकी ही द्वारा जाकर प्रारंभ किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने होंगे, विधवा पुनर्विवाह कानून लाए थे, और पहली बार जो है कानून लाने के बाद अपने खुद बेटा का विवाह जो है एक विधवा से करवाए थे। तो बहुत सारी सामाजिक दृष्टिकोण से जो है बहुत अच्छे लोगों का जो सोच था भारतीयों का कि हम लोग ऐसा काम हम लोग करें। अगर मान लीजिए ब्रिटिशर्स ऐसा करता है, अंग्रेज लोग हम लोग पर दबाव बनाता है, भारतीयों को दबाव बनाता है, तो अब जो है हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग भी जो है आने लगे। बात को समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अब आने लगे। लेकिन अब वैसे वैसे लोग भी अगर पढ़ लिख करके समाज में अगर आ गए, तो अंग्रेज लोग उन लोगों को भी चंगुल में फंसाना चाहता था। फंसाना इसलिए चाहता था, जैसे आप लोग देखते होंगे, इसी के बाद जो है आप लोग को 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है। नाम सुने है ना, आईएनसी, 28 दिसंबर 1885 को। उसके कौन थे आपको जन्मदाता? ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, बोलते कि नहीं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का जो नाम सुने होंगे, पहले जाकर के हमारे क्या बने, आईएनसी के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस भी था ना, कांग्रेस में भी था। तो उसमें दो पार्टियां थी कांग्रेस में भी, एक उदारवादी लोग थे, माने उदारवादी मतलब उदार प्रवीण नरम दल, और एक तो गरम दलीय लोग भी थे, है ना। तो उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी जो थे, आपको जो है जितने भी आपको नरम, जैसे आप लोग दादा भाई नौरोजी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, है ना, ऐसे 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 लोग जो थे क्या थे, उदारवादी थे। तो बताइए कि आप लोग को सहूलियत से उदारवादी करने का मतलब यह है कि अगर आप लोग शुरुआती दौर से अगर उसको देखा जाए तो क्या आपका हो सकता है, बोलिए, हो सकता है। उस स्थिति में आपको जो है कि जब तक से नहीं होगा, आप ब्रिटिशर्स लोग जो है कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जाकर के हमारे यहाँ उग्रवादी भी लोग थे। उग्रवादी में 3 मैन का नाम आता है, आप लोग नाम सुने होंगे। लाल बाल पाल का नाम आता है, नाम आता है बाबू। तो लाल बाल पाल का जो नाम आता है, तो लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, और बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। तो निश्चित तौर पर कहने का मेरा मतलब यही है कि आप उसको निश्चित तौर पर जो है जाकर के ऐसा हुआ, है ना। तो 1884 से लेकर 1888 तक, उस समय हमारे भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। तो बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, ठीक है ना। उसको जाकर के आपको ध्यान देना होगा। इस राष्ट्र बिहारी घोष भी हमारे नरम दलीय आदमी थे, नरमपंथी दल के थे। गरमपंथी में लाल का नाम आता है लाल, बाल और पाल। तो लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, वो जो जाकर के पंजाब में इसका नेतृत्व कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक मतलब बाल का होता है, ये जाकर के महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे थे। जबकि पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, वो जाकर के बंगाल में उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये कुछ लोग उग्रवादी थे। अगर जहां गर्म है तो वहां ठंडा भी होना चाहिए, जहां मीठा है वहां तीखा भी होनी चाहिए। तो दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। दुख अगर आपके पास है तो सुख भी आएगा, और सुख है तो जरूरी है कि दुख भी आएगा, ये नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन उस स्थिति में परीक्षा होता है कि जो लोग अगर सफल हो गए तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कल एक लड़का हमारे पास फोन किया, वो 2 बार, हमारा ही स्टूडेंट है लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा और नहीं करता है। 2 बार क्या हुआ कि वो बिहार दरोगा में 2446 में भी जाकर उसका मेंस में हुआ था, फिजिकल में मेरिट में नहीं बन पाया। और मेरिट मतलब क्या, पॉइंट से नहीं बनता है, पॉइंट 2, 3, 4 यही, या 1 नंबर से। इस बार भी वही उसका हाल हुआ। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि सर दुख हमको इस बात का नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है। राकेश सर का नोट्स और जो पढ़ाए उसमें बहुत मैंने उनके कायल हैं, और अच्छी हमारी तैयारी हो गई है, अच्छी प्रिपरेशन हो गई। दुख इस बात का है कि दरोगा का वैकेंसी नेक्स्ट आएगा कि नहीं, ये खाली हमको बता दीजिए। उसको बहुत समझाया, उसने ये भी कह रहा था कि सर आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि नहीं। हम कहें देखो यही परीक्षा है, यही जो है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये गाना हमको लड़का है वो भैया था पूर्णिया से, एग्जाम के मैंने कल सुबह में एग्जाम है तो एक दिन रात में हमको भेजा था।
तो वही चीज बोल रहे थे। इस स्थिति में ये परीक्षा की घड़ी है, मैदान को छोड़कर के भागिएगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एकदम लगे रहना है, एकदम होगा। लाइफ से कभी भी अफ्रेड नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा, जॉब नहीं होगी। तो ये सब पार्ट है, पार्ट में आपको ये सब के सारे पार्ट आपको आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है 1861 ईस्वी का अधिनियम के पॉइंट तो आपको बता दिए। है एनी क्वेश्चन, अगर मान लीजिए किसी को अगर दादा भाई नौरोजी ने उसका नाम चेंज किया, सही बात है, किसका, आईएनसी का ना, नेशनल कांग्रेस था, आईएनसी का 1892 में जाकर के आईएनसी कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जितने भी एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको जो सेलेक्टिव क्वेश्चन जो देंगे वो सब हम आपको देते ही हैं। बंगाल, उत्तम पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 विधान परिषद का गठन हुआ। सही बात है। ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे, जब आपको बताएंगे तब। निर्वाचन जो आता है ना 1892 का जो अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको बोलते हैं 1892, 1892, उसमें जाकर के पहली बार जो है बाबू जाकर निर्वाचन शब्द का यूज किया गया था। निर्वाचन, ठीक है ना, निर्वाचन शब्द का यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। आगे चल करके देखते हैं कितना निर्वाचन आपका इंपॉर्टेंट हो गया, वो चीज बताना है। लिखा जाए, आगे बढ़े ना। चलिए अब लिख लेंगे 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। थोड़ा सा राइटिंग मेरा खराब है लेकिन बोलते हैं ज्यादा, लिखते हैं थोड़ा सा कम, इसलिए निश्चित तौर पर जो है आपको समझ में आता होगा, उसको लिखते चलेंगे। जो क्वेश्चन आप लोग जो पूछ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आप लोग जवाब दे दीजिए। लगता है लोग ध्यान नहीं दे रहा है, लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल इसी अधिनियम के तहत जो पहली बार किया गया। लिख लेंगे, पहला पॉइंट मिला आपको, निर्वाचन जिसको बोलते हैं इलेक्शन, निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल है ना, इलेक्शन जिसको बोलते हैं, 324 से लेकर के आपको 329 तक है, पता है ना बाबू, 324 है ये जाकर के निर्वाचन जो भारत में जाकर के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल जाकर के पहली बार जाकर के किया गया। इसी अधिनियम के तहत जो है भारतीयों को पहली बार जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि इसके पहले जो है जाकर के बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, ओनली फॉर ब्रिटिशर्स को था। लिख लेंगे, भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से किस अधिनियम के तहत जो है पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार दिया गया? तो सही होगा 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम। केवल बजट पर भाषण करने का अधिकार दिया गया था, देख लीजिए, लेकिन उसको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया, ये भी नोट कर लीजिएगा। वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। एक हमको इस पॉइंट से हमको याद आ रहा है, अनुच्छेद आपका 76 है, याद है क्या है? आर्टिकल
आर्टिकल आपका 76 है, जिसको बोलते हैं भारत का महान न्यायवादी। बोलिए, याद आ रहा है? भारत का महान न्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। तो इसके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है महान न्यायवादी के बारे में। तो देखिए, भारत का जो महान न्यायवादी जो है वो क्या है कि आपको जो है कि संसद में, पार्लियामेंट में जो है बैठ सकता है, बोल सकता है, उसमें जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। एकदम ध्यान रखिएगा। तो जस्ट लाइक यही है जो भारत परिषद अधिनियम जो 1892 का जो मिला, उस पर बजट जो पेश होता था, उस बजट पर जो है बहस करने का अधिकार दिया गया बजट पर, है ना, लेकिन उसको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। नॉट, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट लाइक उसी से संबंधित है भारत का महान न्यायवादी। जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया था, आर्टिकल आपका 76 में है। तो उसी तरह से क्वेश्चन देता है कि भारत का महान न्यायवादी जो है लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है ना, लेकिन उसको वोट, बहस भी कर सकता है, बोल भी सकता है, चर्चा भी कर सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन जो है जस्ट लाइक इसी पर लागू होता है, इसलिए इसको भी देख लेंगे। केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या जो है 60 निर्धारित की गई थी। पहली बार लिख लेंगे, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, इसमें सदस्यों की संख्या 60 जो निर्धारित किया गया था। केंद्रीय विधानसभा का गठन देखिए आ गया ना। अब हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है केंद्रीय विधानसभा क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा, राज्यसभा, और भी आपको समझ में आएगा। आपको विधानसभा, विधान परिषद, केवल 6 ही राज्यों में जाकर के विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, आएंगे भी, तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग याद करेंगे। ओके, इसी पीरियड में अगर आपको याद होगा तो एक वायसराय जो आया था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन, जो जाकर के 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था। क्योंकि 1892 का जो अधिनियम आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद सीधे अब जो एक्ट जो आएगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। लेकिन ये लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन के बारे में जानिएगा थोड़ा सा। तो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जाकर के भारत का वायसराय रहा था। इसको अप्रिय वायसराय के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि पब्लिक लोग जो था, इंडियन लोग जो था, लॉर्ड कर्जन से बहुत घृणा करता था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जाकर के पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को जाकर के पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसको बोलते हैं बंगाल का विभाजन, है ना। ये बहुत अच्छा काम किया था, लॉर्ड कर्जन, है ना, बहुत अच्छा काम किया था। जैसे आप लोगों को बता देते हैं कि सिंचाई आयोग की स्थापना भी किया था। ये भारत का पहला ऐसा वायसराय है जिसने जाकर के क्या किया था, नहरों का खुदाई करवाया था। इसी पीरियड में जाकर के विश्वविद्यालय आयोग भी स्थापित किया गया था, है ना। तो अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम। लेकिन हिंदू और मुस्लिम की एकता को भड़काने के लिए, एकता को छीन करने के लिए ये जाकर के 20 जुलाई 1905 को जाकर के बंगाल विभाजन को पारित कर दिया था। जबकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ, लागू हो गया। व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन पारित और लागू? लागू में और पारित में अंतर होता है, ठीक है। तो यही इसीलिए जाकर के लॉर्ड कर्जन जो है, जो भारतीयों को अप्रिय वायसराय के रूप में जाकर इसको नॉमिनेट करता है लोग, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें आप लोग को। हाँ, 1911 में जाकर के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लिखते चलिए, जो बता रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं। बंगाल विभाजन का ही देन है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, है ना।
बंगाल विभाजन का ही देन है स्वदेशी आंदोलन। तो आप लोग को बहुत सारा बातें आप लोग को याद होगा 1905 में क्या क्या हुआ था, है ना। 1905 में एक तो मिला आपका बंगाल का विभाजन, आईएनसी भी आपको याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो बनारस में हुआ था, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, जीबी गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोखले साहब थे अध्यक्ष। और इनके द्वारा जो है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, दिख रहा है ना बाबू, दिख रहा है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। इसी को बोलते हैं हिंदी में भारत सेवक समाज। क्या बोलते हैं, भारत सेवक समाज। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव यूपीएससी में आपको आया भी था। बंगाल विभाजन का ही देन है आपका स्वदेशी मूवमेंट, जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। 1906 होगा, ठीक है। कब में हुआ था, 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग भी याद कीजिएगा, मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन। 1907 में याद होगा आपको सूरत अधिवेशन, देख रहे हैं ना, रास बिहारी घोष, जिसमें जाकर के दो पार्टियां बन गई, जिसको बोलते हैं गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे और नरमपंथी लोग जो थे रास बिहारी घोष थे, दादा भाई नौरोजी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ये लोग थे। 1907 में आपको याद होगा मैडम भीका जी रुस्तम कामा का भी नाम याद होगा, उनके द्वारा पहली बार जाकर के झंडा का नक्शा बनाया गया था, है ना। और जाकर के जर्मनी के स्टुटगार्ट प्रांत में सबसे पहले झंडा क्या किया था, फहराया भी गया था, ठीक है। तो निश्चित तौर पर इसको आप लोग याद करेंगे, मिलेंगे, लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग को याद हो जाएगा। मेरा मानना यही है कि आप लोग घर बैठे जो है, अब देख रहे हैं ना यहाँ पर, अब तो जो बच्चे जो हमारे जो मॉडर्न इंडिया का जो क्लास जो देखे हुए हैं, मॉडर्न इंडिया का क्लास जो पहले जो हमने जो पढ़ाया है, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि नहीं, पॉलिटी का और मॉडर्न इंडिया का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। इसलिए हमने जो है 3 चैप्टर आपको जो पढ़ाया था, 3 चैप्टर आपको मॉडर्न का, उसके बाद सोचे कि नहीं कम से कम 2-3 चैप्टर आपको पॉलिटी भी पढ़ा दे और दोनों को कॉम्बिनेशन कर दे, कंबाइंड, तो तब आप लोग को मजा आएगा। बोलिए, मजा आ रहा है ना, बोलिए। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मॉडर्न हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इतना आप लोगों को माइंड में छाप देंगे, जीएस, पॉलिटी, इधर आपका ज्योग्राफी, इधर आपका मॉडर्न। ज्योग्राफी भी आपको मॉडर्न से ही लेके चलेंगे, ठीक है ना, एकदम मॉडर्न से ही लेके चलेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन जानिए, सेक्शन से जिस दिन आपकी हो गई, ये सब जो है आप निश्चित तौर पर एक एक बार में जब भी एग्जाम से पहले जब जाएंगे तो इसको जरूर आप लोग रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में नाचने लगेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलिए, अब तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को जीएस जो है बड़ा टफ लगता होगा। बोलिए, खिचड़ी हो गया सर, खिचड़ी हो गया ना, बहुत अच्छा लगा। क्या खिचड़ी मतलब क्या आपको बेकार लग रहा है? हम तो वहीं ला दिए हैं जहां मॉडर्न था, हम वहीं पर आपका चले आए हैं जहां पर हम थे। तो आपका पॉलिटी जो है, ये चौथा मेरा क्लास है, तो चौथा क्लास में आप लोग को धीरे धीरे तो पढ़ना होगा ना बाबू। शिल्पी भारती बोलती है कि राइटिंग के चलते नोट शेयर नहीं करते हैं। मुझे तो शेयर कर दो, जिसका राइटिंग स्किल अच्छा रहता है, लिखने की कैपेसिटी अच्छी रहती है और उसका राइटिंग स्किल लिखने का अच्छा रहता है, उन्हीं लोगों को हम जाकर के ग्रुप में शेयर करते हैं। जो भी पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, जीएस पढ़ने का तरीका जो देखते होंगे, पढ़ाने का तरीका, अभी तो पूरा पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पूर्ण विश्वास है कि जो भी मॉडर्न सेक्शन से आपको 3 क्लास लिए हैं, पॉलिटी में अभी घुसे हुए हैं, तो हमको लगता है कि 20% आपको जीएस जो है
जितना भी पढ़ाए थे 20% आपका कवर हो चुका होगा, 80% आपका जीएस अभी बचा है। कहाँ कंफ्यूजन हो गया? आलोक कुमार कहाँ कंफ्यूजन हो गया बता दीजिए। पूजा कुमारी बोल रही है बहुत अच्छा सर। आपको भारत के यूट्यूब चैनल के इतिहास में हम बता रहे हैं, हम पहली बार जो है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आपको आए हैं। मेरा ऑफलाइन क्लास जो आप लोग देखेंगे तो और फिदा हो जाएंगे, लेकिन पहली बार हम ऑनलाइन क्लास लेने आए हैं और ऑनलाइन का मजा मतलब ऑफलाइन का ही मजा है। तो हम भारत के यूट्यूब के इतिहास में हम बोल रहे हैं कि जितना कॉम्बिनेशन और जितना अच्छी तरीका से जीएस को तोड़ करके हम बताएंगे, आपको और चैनल वालों को आपको पसंद ही नहीं आएगा। और जो बच्चा अगर एक बार मेरा वीडियो अगर देख लेगा वो जिंदगी भर के लिए मुरीद हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो पढ़ने का तरीका आपको सबसे पहले जानना है ना कि पढ़ना क्या है। बोलिए चांदनी, शेयर कर देना नोट्स बनाती हो तो। आप सब मेरी छोटे बहन की समान हो, पढ़ती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल की आप लोग भविष्य हो। कहीं भी किसी भी जगह पर आप लोग रहोगी तो लगेगा कि हाँ राकेश सर का चेला भी और चेलाइन भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। कुछ लोगों का देखते हो ना, इतना कम समय में चैनल को मेरा 3 बार लोग हैक करवा दिया। लोग कराया ना बाबू, कराया कि नहीं कराया? आप लोग आंखों सामने देखे हैं, मेरा सब करप्ट हो गया। लेकिन हार मानने वाले हम नहीं हैं और आने वाला समय ये बताएगा कि राकेश लाल का कंटेंट क्या है, राकेश लाल का पढ़ाने का अंदाज क्या है, आप लोग स्वयं देखेंगे। अभी तो आप लोग को मॉडर्न जब पढ़ाएंगे ना तो समझिए कि नाचने लगिएगा क्लास में, इतना ध्यान रखिएगा। हमने कोई खिचड़ी नहीं किया है, कोई गुड़ गोबर नहीं किया है, आपको सोचने का अंदाज ही अलग है। ठीक है, टेस्ट में नंबर कम आता है तो टेस्ट ऑल ओवर होता है, यानी कि सारा सब्जेक्ट आप पढ़े हुए होंगे तभी तो आप टेस्ट देंगे ना। लेकिन अभी टेस्ट जो दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है और आपको फर्स्ट लेसन का शुरुआत अनाउंसिंग कर देते हैं कि पहला जो आपका टेस्ट जो हुआ है, पहला टेस्ट का उसका हम सॉल्यूशन जो बृहस्पतिवार को 100% कराएंगे। तैयार रहिएगा आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पटना वाला कोचिंग सेंटर ने हैक करवाया होगा। कोई भी करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमको लोग खाली हैक नहीं करे, आप लोग एकदम मस्त रहोगे आप लोग। हमको बस हैक नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान दो यहाँ पर बाबू, तो हमने क्या बताया, सब एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बताए हैं अभी, और ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको आता है। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन का देन है, तो लिखने के आपको क्या, बंगाल विभाजन मतलब 1906 में बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको नहीं बताया, नहीं पढ़ा है। ये आपका 1907 है जिसमें सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में जाकर के पहली बार जो है गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। ठीक है, उसके तुरंत बाद जो है जाकर के विद्रोह खड़ा कर दिए थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनानी चाहिए। लेकिन 1908 में हुआ क्या, उन पर जाकर के देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया और 1908 से लेकर के 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में उनको कैद करके रखा गया था। और उसी जेल में एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है क्या, गीता रहस्य, यानी कि गीता का रहस्य था उसमें। समझ रहे ना, गीता का रहस्य। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। और किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल का एक पुस्तक था जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम था, इंडियन अनरेस्ट। और उसी पुस्तक में जाकर के बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं 1909 से पहले। 1909 में चूंकि हम पढ़ाएंगे मार्लेन मिंटो सुधार। अब 1908 भी आप ध्यान रखते होंगे, 1908 में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ था ना बाबू, बोलिए। मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ था। मुजफ्फरपुर हत्याकांड क्यों हुआ था, वहां का जज का नाम था लॉर्ड किंग्सफोर्ड। क्या नाम था, लॉर्ड किंग्सफोर्ड। ठीक है, तो लॉर्ड किंग्सफोर्ड पर जो है बम फेंकने का प्रयास किए थे कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन लोग बच्चा था अभी लोग, चूंकि अंडर 18 लोग था, लेकिन लुसेंट वगैरह में गलती देता है। खुदीराम बोस का जन्म जो था 1889 में हुआ था और 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा मिला था। और ये घटना जो घटा था आपको 30 अप्रैल 1908 का, नोट कर लीजिए, डेट भी बता देते हैं क्योंकि ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है।
तो बिहार में तो आपको माई बहन कर देंगे, क्योंकि इसलिए कि बिहार से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बहुत आता है। तो जो भी अब बिहार का एग्जाम्स जो दे रहे हैं देते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर बिहार के संदर्भ में पढ़ना है, चाहे बीपीएससी हो। आज मेरा बीपीएससी का 4 बजे जो है वीडियो अपलोड होगा, तो उसमें देखिएगा उसमें कितना बेहतरीन तरीका से बीपीएससी के बारे में, क्योंकि बिहार से रिलेटेड ज्यादातर बताया, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो या करेंट हो, सब बिहार से रिलेटेड पढ़ना होगा बीपीएससी के लिए खास करके। तो वही चीज बोल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर हत्याकांड में क्या हुआ था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि जज्बे को बम पटक के क्या कर दिया, मार दिया जाए। अब बताइए, छोटा सा बच्चा वो बने अंडर 18 एज का, और लोग को दिमाग में आया कि अगर बम पटक के जज्बा को मार देंगे तो क्या होगा, जज्बा मर जाएगा, जज्बा मर जाएगा तो केसवा हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब तक आप जीवित हैं तब तक से आपका केस जो है कि चल रहा है, चलता रहेगा, वो केस खत्म होने वाला नहीं है। मरने के बाद ही जाकर के वो केस खत्म होता है, और नहीं तो कोर्ट में जो आपका केस जो आप किए हुए हैं, कोर्ट का अगर डिसीजन आएगा तब। लेकिन ये लोग बच्चे थे, इतना पढ़े लिखे नहीं थे, और खुदा ना खा जो 30 साल पहले ये लोग प्लान बनाया था। जैसे उस समय देखते होंगे कि जज का भी गाड़ी जो था मेढक की समान हुआ करता था, कार इन्वेस्टर मेढक के समान। तो उस आज तो पता नहीं चलेगा रोड पर कि जज का गाड़ी है कि आपका सीओ का गाड़ी है कि डीएम का गाड़ी है, एक बिजनेसमैन का गाड़ी है कि एक ठेकेदार का गाड़ी है, पता ही नहीं चलेगा जब तक उस पर लिखित प्रमाण नहीं रहे, बोर्ड नहीं लगा रहे। उस समय तो पता चल जाता था, क्योंकि उस समय गाड़ियां कम थी, लोगों के पास गाड़ियां बहुत कम थी। ऐसा ही हुआ, ये लोग आओ देखा ना था, बम क्या किया, फेंक दिया, दिखबो नहीं किया कि जज बैठा है कि नहीं बैठा है। खुदा ना खा जो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी, और तीनों का विकेट क्या हुआ, गिर गया। तीनों लोग ऑन स्पॉट जो है कि मर गया लोग। प्रफुल्ल चाकी तो समझ गए, पकड़ा गए थे प्रफुल्ल चाकी क्या हुआ कि अपने आप को जाकर कमिटी सुसाइड कर ली, अपने गोली मार ली। जबकि खुदीराम बोस को पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद जाकर इनको मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चलाने के बाद जो है 11 अगस्त 1908 को, है ना, 1908 को जाकर के क्या हुआ, फांसी की सजा दिया गया था। 11 अगस्त जो आपको आने ही वाला है, 11 अगस्त है, 8 अगस्त है, अगस्त क्रांति, 11 अगस्त देख ही रहे हैं, खुदीराम बोस को फांसी की सजा, 15 अगस्त आपको याद ही है, स्वतंत्रता दिवस। तो अगस्त में बहुत सारी क्रांतियां हैं। 9 अगस्त भी आपको याद रखना होगा, 9 अगस्त मतलब काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस का मतलब होता है 9 अगस्त 1925। आई मीन टू से दैट जो भी हमारे भारतीय क्रांतिकारी जो लीडर थे, नेता थे, जैसे मान लिया जाए आपको खुदीराम बोस, हालांकि इनका तो फांसी हो गया था, 1907 में जाकर के भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, बटुकेश्वर दत्त, उसके बाद आजाद साहब थे, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे जो हमारे लीडर जो थे, ऐसे ऐसे लीडर थे जो जाकर के देश की आजादी में बहुत बड़ी प्राण की आहुति दिया लोगों ने। और वही जाकर के आपको बता देते हैं 9 अगस्त 1925 का कोरी कांड, क्योंकि भारतीयों के पास जो है पैसे नहीं थे बम खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, गोली खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब इन लोगों को माइंड में जाकर के प्लान बनाया कि ऐसा किया जाए कि अंग्रेजी खजाने को ही लूट लिया जाए। उस समय अंग्रेजों का खजाना था मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, वहीं पर सारा देश का पैसा एकत्रित होकर के जाता था। और वही जाकर के काकोरी नामक का स्टेशन है उत्तर प्रदेश के, जो सहारनपुर रेल लाइन जो लखनऊ वाला जो देखते हो, और उसी स्टेशन पर चैन पुलिंग किया गया, ट्रेन रुका, सारा प्लान था। और बड़ा सा बक्सा चूंकि होता था अंग्रेजों का, आप समझते होंगे, लोहा का, और बड़ा बड़ा जो है कि ताला हुआ करता था। आओ देखा ना था, ऑन स्पॉट भगत सिंह नहीं थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, रोशन आरा भी थे, है ना, ये कुछ लोग जो लीडर जो थे। और मारा टांगी से, लोग मारा टांगी से, इतना मारा कि वो ताला क्या हुआ, टूट गया, और अंग्रेजी खजाने को लेकर के लोग चला गया, भाग गया, लोग जंगल में भागे, उसमें जंगल झाड़ था। आपको एक बात बता रहे हैं, वाकया बता रहे हैं, उनके सबके गुरु जो कौन थे, लाला लाजपत राय थे। जब पैसा जब आया तो सबको जिम्मेवारी दिया गया। चंद्रशेखर आजाद वहीं से जो है, जब पैसा लूट करके लोग चला गया तो चंद्रशेखर आजाद वहीं से आप किनारे हो गए। इसलिए उस समय कहा भी था, राम प्रसाद बिस्मिल बोले, भैया आजाद लोग बोलता था उनको, आजाद आप इतना पैसे रख लो, पैसे मतलब क्या 2-4 लाख नहीं, मतलब 200 रुपये अपने पास रखो। लेकिन आजाद बोले कि नहीं, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है।
आप रखो, ये देश की आजादी में काम आएगा। यहाँ तो रोड चलते या घर के बगल में कोई देखा कि 500 रुपया गिरा हुआ है तो कल से पैकेट में लोग रख लेता है। अपनी ईमानदारी का मिसाल देता है लोग कि हम कितने ईमानदार हैं। राह चलते किसी का मोबाइल अगर गिर गया उठा लेता, बंद कर देगा तुरंत, मोबाइल एगो मिलल बा। सोचिए कैसे थे लोग, कुछ नहीं, ना माँ ना पिता ना बाबूजी ना भाई ना बहन, कुछ नहीं दिखाई देता था। सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन था, देश को आजाद करना। सोच लीजिए, देश को आजाद करना एक मिशन था। और यही कारण था कि आज हम लोग खुले आसमान के नीचे जो है कि हम लोग रहते हैं। खुले आसमान के नीचे जब पढ़ाते हैं उन लोगों के बारे में ना, मेरे सारे बॉडी के रोंगटे जो है खड़े हो जाता है, सारा का सारा। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि बाबू भगत सिंह के बारे में जब पढ़ाते हैं तो मेरे आंख से आंसू निकल जाता है। सोचिए कैसी माँ होगी, कैसे पिता होंगे। आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद का अल्फ्रेड पार्क जो आपका इलाहाबाद में है, वहीं पर मुठभेड़ में धरा गए थे। उनके पास एक गोली बचा था और उसी गोली से जाकर के आपको जो कमिटेड सुसाइड किए थे। उनका कसम था कि जब भी मैं मरूंगा अपनी गोलियों से मरूंगा, अंग्रेजों की गोलियों से नहीं। आप भी कसम खाओ कि जब भी नौकरी लूंगा और लेकर के दिखाऊंगा, समाज को दिखाऊंगा, अपने माँ पिता को बताऊंगा, दिखाऊंगा, एक नौकरी नहीं 2-2 नौकरी लूंगा। ये होती है हिम्मत। सोच लीजिए, जब अल्फ्रेड पार्क में जब उनको अपने आप को कमिटेड सुसाइड जब किए थे, तो वही इलाहाबाद में आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू ने उनका अंतिम दाह संस्कार किया था। उनके घर वाले भी नहीं कर पाए थे। सोच लीजिए क्या स्थिति थी। इसलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं कि पूजा करिए ऐसे ऐसे लोगों की, सीख लीजिए इन लोगों से। जिंदगी में कुछ नहीं है, ठीक है ना, जिंदगी में कुछ नहीं है, ऐसे लोगों से सीख लीजिएगा। आपका हर समय हर फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा। ब्लड का सर्कुलेशन जो है जो बॉडी में, वो भी आपका बहुत तीव्र गति से चलता रहेगा। और किसी के लाइफ में जी हुजूरी मत करिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम अपने आप पर गर्व करिए कि हाँ मैं देश का सपूत हूँ, हाँ हमारे माता पिता को हम पर गर्व है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब सेक्शन जो है आपको पढ़ाते पढ़ाते हम लोग देखिए कहा भारत माता की जय। राकेश कुमार कोई बोल रहे हैं भारत माता की जय, बहुत बढ़िया। तो ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग को ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा। गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के रेत की कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन, बाबू 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहे थे, उस पीरियड में नहीं कहे थे, समझ गए। राहुल रंजन पाठक उन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने, मैं देश की बालू से इससे भी ज्यादा जो बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। सही बात बोले थे। काकोरी षड्यंत्र केस बोलते हैं, काकोरी कांड भी कह सकते हैं। इसलिए जाकर के 9 अगस्त का दिन ही आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुने होंगे, क्योंकि 9 अगस्त जो बरखी जो मनाया जाता था, काकोरी कांड का बरखी जो मनाया जाता था, वही से जाकर के भारतीय क्रांतिकारियों का फांसी जो है कह सकते हैं सिलसिला स्टार्ट हो गया था। समझे ना। 1925-26 में जाकर उनको मिला था राम प्रसाद 27 में राम प्रसाद बिस्मिल को सबसे पहले रोशन आरा को मिला, ठीक है ना। 26 में ही फांसी की सजा मिल गया था, ठीक है। तो उसी समय से लेकर के 1931 तक जितने भी हमारे भारतीय जो क्रांतिकारी जो लीडर थे, वो सबको धीरे धीरे किसी ने भूख हड़ताल के कारण जो है भूखे मर गया लोग। जैसे जतिन दास का नाम सुने होंगे, 63 दिन तक बिना खाए पिए वो जिंदा रहा और 64वां दिन क्या हुआ, मृत्यु हो गया था। तो 23 मार्च 1931 आते आते बहुत सारे हमारे भारतीय क्रांतिकारियों का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। किसी ने फांसी की सजा से मरा, कोई गोलियों से मरा, कोई सेल्फ जो है कमिटेड सुसाइड किया। तो ऐसे ऐसे, लेकिन अंततोगत्वा हमारे देश की आजादी क्या हुई, मिल ही गई। तो इन लोगों की प्राण की आहुति जिन्होंने दिया है, वो हमारा देश इसका कर्जा चुका रहा है, ठीक है। अच्छी बात है। भगवंत मान का नाम सुने होंगे। भगवंत मान जब सीएम जब बने थे तो अपना शपथ ग्रहण जो पता है कहाँ लिए थे, भगत सिंह के गांव में ही जाके शपथ ग्रहण लिए थे। तो है आप में भी वो जज्बा और जोश होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए आप सभी को
मेरे तरफ से खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, इनकलाब जिंदाबाद।